नमस्कार साथियों। आज की अपनी इस क्लास के अंदर पिछले क्लास में हमने तत्पुरुष समास को पढ़ा था। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने वैदिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज की अपनी इस क्लास के अंदर तत्पुरुष समास के जो अन्य उपभेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करते हैं आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत और देखते हैं अपने तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद है उनको देखते हैं। तो तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं वो किस प्रकार हैं। तो नए तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और लुप्त तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास के जो अन्य उपभेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास क्या है, पहले तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है, उसको हम उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नभचर, तो यहाँ नभचर जो शब्द है या फिर कृतज्ञ जो शब्द है या कृतघ्न शब्द है या जलद शब्द है या लकड़हारा शब्द है इत्यादि जो उदाहरण है वो उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके बाद में है लुप्त तत्पुरुष समास। ये क्या होता है, आगे देखते हैं लुप्त तत्पुरुष समास के बारे में। तो जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला न लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो जाए, यानी जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर के, कारक चिन्ह है वो खुद अकेला लुप्त न होकर के पूरे पद सहित लुप्त हो जाए, तब उसका समासिक पद बने बने तो वह लुप्त तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी जब कोई कारक चिन्ह है प्रयुक्त हो रहा है, वो कारक चिन्ह है लुप्त न होकर के पूरा समास ही लुप्त हो जाए, वो पूरा पद ही लुप्त हो जाए, तो उसको हम लुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो यहाँ पर ये पूरा पद दही और बड़ा ये दो पद हैं, ये अपने यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर डूबा हुआ में ये सारे पद हैं वो यहाँ पर लुप्त हो चुके हैं और यहाँ पर केवल दो पद बचे हैं दही और बड़ा। तो यहाँ पर जोड़ करके हम समासिक पद बनाएंगे तो दही और बड़ा इन दो शब्दों से मिला करके बनाएंगे। यहाँ पर में और डूबा हुआ पद लुप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर ऊंट और गाड़ी ये दो पद हैं वो यहाँ पर समासिक पद में बचे हैं। से चलने वाली, यहाँ पर ये इतना पद है ये लुप्त हो गया है, तो यहाँ पर कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य जो पद हैं वो भी लुप्त हो जाएं, तो वह लुप्त तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पर बीच में से चलने वाली गाड़ी ये पूरा 3 पद हैं, ये तीनों पद यहाँ से लुप्त हो चुके हैं और बचे क्या, ऊंट और गाड़ी ये 2 पद बचे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा उदाहरण दिया है पवन चक्की। तो यहाँ पर पवन से चलने वाली चक्की आदि। तो यहाँ पर पवन और चक्की ये जो 2 पद हैं वो यहाँ पर समासिक पद के रूप में बचे हैं। से चलने वाली आदि, ये यहाँ से चलने वाली और आदि ये पद हैं ये सारे लुप्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर इसको हम लुप्त तत्पुरुष समास कहेंगे कि यहाँ पर बीच में से ये इतने पद हैं ये लुप्त हो जाएं। तो यहाँ पर इस परिभाषा के अंदर भी दिया हुआ है कि जहाँ कारक चिन्ह अकेला न लुप्त होकर के, यानी में से ये सब कारक चिन्ह है, से ये कारक चिन्ह है ये अकेले लुप्त नहीं हो रहे हैं बल्कि अपने साथ अन्य पदों को भी लुप्त कर रहे हैं। तो अन्य पदों को लुप्त करने के कारण इनको हम लुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो कारक चिन्ह है वो अकेले लुप्त हो रहे थे, तो वो अपना वैदिकरण तत्पुरुष समास के अंदर इनका उदाहरण थे। जो विभक्ति तत्पुरुष हमने पढ़े थे उनके अंदर उदाहरण आएंगे। और इसके बाद में अपना जो भेद है वो है नए तत्पुरुष समास। ये क्या है नए तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, यानी इसका जो पहला पद होता है वो निषेधात्मक होता है, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए का मतलब होता है नए, मना करने वाला। तो जहाँ पर मना करने वाला या नकार देने वाला जो पद आता है उसको निषेधात्मक पद कहते हैं। नए तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है वो किस प्रकार है इनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, पहला पद है असभ्य। तो असभ्य जो पद है यहाँ पर ए आ गया इसमें, तो
इस ए का यहाँ पर नए बन जाएगा तो नए सभ्य हो जाएगा, असभ्य। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है अनादि, यहाँ पर ए का नए बन जाएगा नए आदि इति अनादि। इसी प्रकार है असंभव, यहाँ पर लिखा हुआ है नए संभव, नए यहाँ पर आ जाएगा तो यह नकारात्मक है न, और संभव आगे पद जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। इसी प्रकार अनंत, नए अंत, तो यहाँ पर नए नकारात्मक पद आ गया और उसके आगे अंत आ गया पद। तो ये नए तत्पुरुष समास के उदाहरण है कि यहाँ पर क्या है, पद के जब समासिक पद होगा तो उस पद के प्रारंभ में आपको ए मिलेगा हर जगह, उस पद के प्रारंभ में आपको ए मिलेगा हर जगह पर। और जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो इस ए का आपको नए बनाना है, ए का नए बना देना है जो नकारात्मक बन जाएगा। तो असभ्य नए सभ्य, अनादि नए आदि, असंभव नए संभव, अनंत नए अंत। तो इस प्रकार ये इसके उदाहरण बन जाएंगे। तो ये जो अपना तत्पुरुष समास था उसके उपभेद थे ये। तो तत्पुरुष समास के उपभेद हमने देखे थे, तो कितने उपभेद थे? तो पहला था नए तत्पुरुष जो हमने सबसे अंत में देखा है, उपपद तत्पुरुष और लुप्त तत्पुरुष। तो यहाँ पर उपपद तत्पुरुष को हमने देखा था कि जिसका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर के प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होगा तो वो उपपद तत्पुरुष कहलाएगा। इसी प्रकार लुप्त तत्पुरुष समास हमने देखा था। तो लुप्त तत्पुरुष समास के अंदर क्या था, जिसमें कारक चिन्ह है वो अकेले लुप्त न होकर के जिसमें अन्य पदों को भी साथ में लुप्त कर दें वो लुप्त तत्पुरुष समास कहलाएगा। और नए तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें जो निषेधात्मक होता है, जिसमें नकारात्मक भाव प्रकट होता है, वो नए तत्पुरुष समास कहलाता है। और उसके उदाहरण भी हमने देखे थे, यहाँ पर नीचे ये 4 उदाहरण भी हमने देखे हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कर्मधारय समास, जो भी एक तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, कर्मधारय समास, लेकिन यहाँ स्वतंत्र रूप से दिया हुआ है कर्मधारय समास। तो देखते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत क्या होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का ही भेद होगा कर्मधारय समास, तो इसका भी उत्तर पद है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर पद प्रधान होगा और इसमें विशेषण और विशेष्य उपमान और उपमेय इन चारों शब्दों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं, इसलिए इनको कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास के जो उदाहरण हैं उनको हम देखते हैं किस प्रकार हैं। तो यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ है वो है चरण कमल। तो यहाँ पर इसका उदाहरण, चरण अलग है और कमल अलग है, यहाँ पर एक उपमान और एक उपमेय है। तो यहाँ पर चरण है वो क्या है, उपमेय, और कमल है वो क्या है, उपमान। यहाँ पर तो कमल के समान चरण, तो कमल के समान चरण, तो एक उपमान एक उपमेय और विशेषण और विशेष्य दिए हुए हैं। तो कमल और चरण ये जो दो हैं ये मूल पद हो जाएंगे और के समान पद है, इनको लुप्त करके हम समास बना देंगे। इसी प्रकार आगे वाला है नील गगन, नीला है जो गगन। तो यहाँ पर नील और गगन ये जो दो पद हैं, एक विशेषण एक विशेष्य। तो यहाँ पर नीला है जो गगन, तो नील और गगन ये दो पद मिलकर के समास बना देंगे और इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो गगन। इसी प्रकार चंद्र मुख, तो यहाँ पर एक चंद्र है जो उपमान है और मुख है वो क्या है, उपमेय है। तो यहाँ पर चंद्र जैसा मुख, तो यहाँ पर चंद्र है वो उपमान और मुख है वो उपमेय हो जाएगा। इसी प्रकार पीतांबर, पीत है अंबर, तो यहाँ पर पीत है वो क्या है, विशेषण, और अंबर है वो क्या है, विशेष्य। इसी प्रकार महात्मा, महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर आत्मा क्या हो गया, विशेष्य, और महान क्या हो गया, विशेषण। तो यहाँ पर एक पद में विशेष्य एक पद में विशेषण, या एक पद में उपमान एक पद में उपमेय होगा। इसी प्रकार लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, तो यहाँ पर लाल और मणि इन दोनों का यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के रूप में मिलन हो गया। महादेव, तो महान है देव, तो महान क्या हो गया, विशेषण या उपमेय, उपमान, और यहाँ पर देव क्या हो गया, उपमेय। इसी प्रकार देह लता, देह रूपी लता। इसी प्रकार नव युवक, नव है जो युवक। तो इस प्रकार उपमान और उपमेय या फिर विशेषण और विशेष्य का जो मेल होगा वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा।
आगे हम देखते हैं कर्मधारय समास के जो अन्य भेद होते हैं वो किस प्रकार हैं, उनको भी हम देखते हैं। कर्मधारय समास के जो अन्य भेद हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है हमारे सामने दिया हुआ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, दूसरा है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, तीसरा है विशेषण उपपद कर्मधारय समास और चौथा है विशेषण उपपद कर्मधारय समास। तो इस प्रकार विशेष्य उपपद कर्मधारय समास। तो पहला विशेषण उपपद, विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषण उपपद और विशेष्य उपपद कर्मधारय समास। तो 4 प्रकार के कर्मधारय समास हमारे सामने हैं। अब देखते हैं हम एक एक को वेद के माध्यम से, वो किस प्रकार है। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास वो किस प्रकार होता है उसको देखते हैं हम। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास, जहां पर पहला पद प्रधान होता है, यानी जहां पर पहला पद प्रधान होता है वहां पर विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास होता है। कि जहां पर पहला पद प्रधान होता है वहां पर विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास होता है। कि जहां पर पहला पद प्रधान होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नीली गाय, तो यहाँ पर नील गाय बन जाएगा। तो नीली गाय, तो नीली और गाय यहाँ पर 2 पद हैं, ये विग्रह के रूप में है। इनको हम समासिक पद बनाएंगे तो नील गाय पद बन जाएगा। इसी प्रकार है पीत अंबर, इसको हम समासिक पद के रूप में लिखेंगे तो बन जाएगा पीताम्बर। पीत अंबर समासिक पद हो जाएगा पीताम्बर। इसी प्रकार तीसरा है प्रिय सखा, इसका समासिक पद बनेगा प्रिय सखा। प्रिय सखा, तो इसका समासिक पद बन जाएगा प्रिय सखा। इसी प्रकार हम देखते हैं विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। कि जिस पहला हमने देखा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, अब विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास क्या होता है उसको हम देखते हैं। जिसमें पहला पद विशेष्य होता है और इस प्रकार के सामासिक पद ज़्यादातर संस्कृत में मिलते हैं, यानी हिंदी में ऐसे पद हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास के इसमें ज़्यादा संस्कृत में मिलते हैं। जैसे कुमारी शर्मणा, यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है। तो कुमारी शर्मणा, तो यहाँ पर इसका समासिक पद बन जाएगा कुमार शर्मणा और इसका विग्रह हो जाएगा कुमारी शर्मणा। इसके आगे वाला है विशेषण उपपद कर्मधारय समास, यानी विशेषण है वो उपपद का मतलब दोनों पदों में विशेषण आ जाए तो वो कर्मधारय समास से विशेषण उपपद कर्मधारय समास कहलाता है। जिसमें दोनों पदों के अंदर विशेषण पद दिए हुए हों, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, यानी दोनों पदों के अंदर विशेषण होता है। जैसे नील पीत, यहाँ पर नील है वो भी विशेषण और पीत है वो भी विशेषण। उसी प्रकार है इसमें सुनी अनसुनी, तो सुनी में भी विशेषण, अनसुनी में भी विशेषण। उसी प्रकार कहनी अनकहनी, तो यहाँ पर कहनी में भी विशेषण, अनकहनी में भी विशेषण। तो इस प्रकार विशेषण उपपद हो गया, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण दिया हुआ है। उसी प्रकार विशेष्य उपपद कर्मधारय समास, कि जिसमें दोनों पदों के अंदर विशेष्य दिया हुआ हो वो विशेष्य उपपद कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं। तो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं। जैसे आम गाछ, वायस, दंपति, तो इस प्रकार के जो पद हैं आम गाछ, आम और गाछ, वायस, इसी प्रकार दंपति, जाया और पति, इस प्रकार इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो इन दोनों पदों के अंदर विशेष्य जो पद हैं वो दोनों में हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये दंपति पद दिया हुआ है, तो इसको हम समास विग्रह के रूप में कैसे काम में लेंगे, जाया और पति, जाया और पति। तो यहाँ पर दोनों पद हैं वो विशेष्य हैं। यहाँ पर जाया, जाया का मतलब माता और पति का मतलब पिता, तो यहाँ पर दोनों हैं वो विशेष्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष्य उपपद कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे वाला कर्मधारय समास के जो अन्य उपभेद हैं उनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार है वो, तो पहला है उपमान, उपमान कर्मधारय समास, दूसरा है उपमित कर्मधारय समास, तीसरा है रूप कर्मधारय समास, रूपक कर्मधारय समास। तो उपमान कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास, रूपक कर्मधारय समास। तो यहाँ पर देखते हैं इनको एक एक को किस प्रकार है। उपमान कर्मधारय समास,
वो किस प्रकार है। इसमें उपमानवाचक पद का उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है। इसमें उपमानवाचक पद का उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच में इव या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है। यानी इसमें इव या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता, विभक्ति, वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है। यानी समस्त पद होता है वो कर्मधारय लक्षण का होता है। उसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। यानी इनको उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। तो उपमान कर्मधारय समास यहाँ पर दिया है। इनके पदों के बीच में क्या होगा, इव या जैसा अव्यय का लोप हो जाएगा और दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता, विभक्ति, वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है। उसे उपमान कर्मधारय समास से कहा जाता है। किस प्रकार है, आगे इनको और देखेंगे। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण दिया है, विद्युत जैसी चंचला। तो विद्युत चंचला यहाँ पर है, पद बन गया विद्युत जैसी चंचला। तो जैसी पद आ गया यहाँ पर, जैसी पद आ गया। तो विद्युत जैसी चंचला, तो इसको जैसी पद को हम यहाँ से हटा देंगे तो पद बन जाएगा अपना समासिक पद हो जाएगा विद्युत चंचला। तो विद्युत जैसी चंचला, इसको हम इस प्रकार समासिक पद के रूप में काम में लेंगे। उसी प्रकार उपमित कर्मधारय समास, ये क्या होता है इसको देखते हैं हम। यह समास उपमान कर्मधारय समास का उल्टा होता है। यानी उपमान कर्मधारय समास का उल्टा होगा। इस समास में उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है। उसे उपमित कर्मधारय समास कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, उपमित कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अधर पलवय के समान, तो अधर पलवय इसका समासिक पद बन जाएगा। यहाँ पर अधर पलवय के समान हो गया यहाँ पर, तो अधर पलवय पद बन गया। यानी ये क्या था, उपमान कर्मधारय समास का उल्टा होता है। यानी इसमें समान पद है उसका प्रयोग होता है। यहाँ पर नरसिंह के समान, तो नरसिंह पद बन जाएगा। नरसिंह के समान, तो यहाँ पर नरसिंह पद बन जाएगा। तो ये उपमित कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला, रूपक कर्मधारय समास। तो रूपक कर्मधारय समास क्या होता है उसको भी हम देखते हैं कि रूपक कर्मधारय समास किस प्रकार होता है। जहां पर एक का दूसरे पर आरोप होता है। यानी रूपक जो अलंकार होता है उसमें भी यही लक्षण होता है उसका, कि उपमान का उपमेय के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। तो इस उसी प्रकार ये समास के अंतर्गत भी होता है कि जहाँ पर एक का दूसरे के ऊपर आरोप होता है और वहाँ पर रूपक कर्मधारय समास होता है। यानी एक वस्तु का या एक चीज का दूसरे के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, तो वो रूपक कर्मधारय समास होता है। जैसे मुख ही चंद्रमा, यहाँ पर हो गया मुख ही चंद्रमा। तो यहाँ पर मुख है, उसको चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा को मुख के ऊपर आरोपित कर दिया गया है। तो मुख को चंद्रमा के ऊपर आरोपित कर दिया गया है, तो मुख चंद्र बन गया है यहाँ पर। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर हम उसके समान दिखाने के लिए उस वस्तु को उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रूपक कर्मधारय समास से कहलाता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो एक बार जो चीज़ पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने कर्मधारय समास के जो उपभेद थे, तत्पुरुष समास के उपभेद देखे पहले तो हमने। तो तत्पुरुष समास के हमने उपभेद देखे थे, तो 3 उपभेद थे, नए तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त तत्पुरुष समास। ये 3 प्रकार के तत्पुरुष समास के उपभेद थे यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत क्या था कि जहाँ पर उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य, इनका अगर जहाँ पर मेल हो जाए तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो कर्मधारय समास के हमने उदाहरण देखे और उदाहरण के बाद में कर्मधारय समास के हमने भेद देखे। तो कर्मधारय समास के हमने 4 प्रकार के भेद देखे थे। वो कौन कौन से हैं, जैसे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास, विशेषण उपपद कर्मधारय समास, विशेष्य उपपद कर्मधारय समास। तो 4 प्रकार के कर्मधारय समासों के भेद हमने मोटे रूप से देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे यहाँ पर कर्मधारय समास के जो उपभेद थे उनको भी हमने आज की अपनी क्लास में देखा है। वो कौन कौन से हैं, उपमान कर्मधारय समास,
उपमित कर्मधारय समास, रूपक कर्मधारय समास। ये 3 प्रकार के कर्मधारय समास के उपभेदों को भी हमने अपनी आज की इस क्लास के अंतर्गत देखा है। कल की क्लास में हम द्विगु समास के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।